जय हिंद क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चों को या कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी वो एक प्रॉब्लम है। तो अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो, चाहे इजी हो या टफ हो, बात की बात है, अगर माइंड में उसके साथ आपका एक सेटअप बनना चाहिए कि प्रॉब्लम्स में बोला क्या जा रहा है, आपका इक्वेशन किस तरीके से माइंड में फ्रेम होना चाहिए। अगर वो फ्रेमिंग चल रहा है ना, इसका मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप वो फ्रेम कर पा रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो वर्ड प्रॉब्लम कितना भी छोटा रहेगा या कितना भी सिंपल रहेगा, वो फ्रेम करने में ही आपको तकलीफ होगी। इसका मतलब आपका प्रीवियस नॉलेज ही पूरा बेसिक थोड़ा सा वीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में एक बार ना आए तो क्या करने का, पीछे जाके देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। वापस से फिर वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। सोल्यूशन के पीछे मत भागो, वो तो ऑलरेडी आपको हर जगह मिलेगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा। आज के कल की दुनिया में सोल्यूशन की कमी नहीं है। हर एक क्वेश्चन के 10 सोल्यूशन 10 तरीके नए तरीके से मिलेंगे। प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम ये है बच्चा पढ़ रहा है, उसको समझ में तो आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कम से कम, भाई हमको कम से कम नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आना चाहिए। इस तरीके से हमारा कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसे मेथड लेके आया हूँ या कुछ ऐसा तरीका लेके आया हूँ, शायद अगर वीक बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक वर्ड प्रॉब्लम को समझने की तरीके से उसको चेंज करना चाहिए या किस तरीके से उसको कोशिश करनी चाहिए समझने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों कर पाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है और कुछ भी इसमें मैंने घोल मिल के डाला नहीं है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश किया है। A person is standing at the distance of 80 meter from a church, looking its top, and the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the church. You can see in the picture, image में आप देख पा रहे हो, a person is standing over here and the top is over here and its base. Students, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब हम लोग यूज करने जाते हैं ना, तो हमारे पास पहले एक पार्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो फ्रेमिंग है ना, वर्ड प्रॉब्लम में डाला गया है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को जरूरी नहीं कि ऐसा 2-3 लाइन बना दिया और वहीं से ट्रायंगल फ्रेम हो गया और एक 90 डिग्री डाल दिया। नहीं, उस 90 डिग्री मतलब और भी क्या तरीके हो सकते हैं राइट एंगल फ्रेम करने के, ये वो यहाँ पे समझाया गया है। एंगल भी 45 है, डिस्टेंस भी 80 मीटर यहाँ पे दिया, वो भी एक टाइप का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। बट उस ट्रायंगल को फ्रेम करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रायंगल को भी फ्रेम किया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है, उसके बाद फिर डेटा पार्ट पे चलते हैं। इट इज गिवन दैट द अ पर्सन स्टैंडिंग एट 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, समझ लो ये अब चर्च हो गया, एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। यहाँ पे पर्सन स्टैंडिंग है, मैंने लाइन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने ड्रॉ किया है। द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 80 मीटर, ये डिस्टेंस 80 मीटर का है। एंड लुकिंग इट्स टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या आ जाएगा, व्हेन यू आर लुकिंग, मतलब अगर मेरे पोजीशन पे, मेरी जो आइज आप देख पा रहे हो, मेरे पोजीशन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम करो, अगर मैं इससे ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और इसी हॉरिजॉन्टल से मैं नीचे देखूंगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग एक ही है, मतलब आपका सिर्फ देखने का जो ये सेंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से लेके जाता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको अज्यूम करोगे। जब आप 11th में जाओगे तो आपको क्लियर होगा, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बेस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को अज्यूम किया जाता है। एक्स एक्सिस को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं तो वहाँ हमारा 90 180 इस तरह से बनता है। अगर क्लॉकवाइज में लेके आते हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव एंगल्स बनते हैं -90 लाइक दिस। समटाइम्स पीपल यूज टू टेक द π/2 -π/2। तो थोड़े से बड़े वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो 11th के पार्ट है। अगर अदरवाइज स्टूडेंट्स आप जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड आ रहे हैं, पर अगर एग्जैक्टली आप साइंस में ले जाओगे, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, तब वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्ड आएगा। फंक्शन का मतलब क्या करते हैं ना, ये लोग जो रेशियो लोग हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, ये लोग किसी वैल्यू को लेके जाते हैं डोमेन से कोडोमेन की तरफ। जब ये लोग वैल्यू को लेके जाते हैं ना, उसी को फंक्शन बोला जाता है, और ये लोग फंक्शन का काम करते हैं। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है वो, पढ़ाने में मजा आता है स्टूडेंट्स, और आपको एक्सप्लेनेशन में भी शायद आपको अच्छा लगेगा। तो बात की बात है, चलो आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल तो कहाँ पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है। तो यू कैन सी द इन डायग्राम में आप देख पा रहे हो, मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया है। द पर्सन लुकिंग द टॉप ऑफ दिस चर्च, ये देख रहे हो आप, चर्च देख पा रहे हो और एक पर्सन देख पा रहे हो। और ये पर्सन का पोजीशन, लेट मी राइट द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन, लेट मी अज्यूम दैट दिस पोजीशन एज अ सी, मैं इसको सी अज्यूम कर लेता हूँ। पर्सन यहाँ पे है एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिस इज द पोजीशन इज ए। तो बी कहाँ पे होगा, बी यू कैन अज्यूम दैट ओवर हियर, तो बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो इस चर्च की हाइट इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा, चर्च की हाइट इंडिकेट करेगा। एंड दिस इज योर पोजीशन बी। तो ऑब्वियसली हाइट कभी भी चर्च क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा तो होगा नहीं, मोर देन 90 पे भी नहीं बन सकता है, लेस देन 90 पे भी नहीं बन सकता है। तो हाइट किस पे बनेगा, एग्जैक्ट एक परपेंडिकुलर हाइट किस पे, चर्च बिल्डिंग किस पे स्टैंडिंग होती है, एग्जैक्टली एक परपेंडिकुलर पोजीशन पे, दैट इज अ 90 डिग्री। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हियर अभी आप देख पा रहे हो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, ट्रायंगल फॉर्मेशन, और ये पर्सन क्या कर रहा है ना, अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहा है। दैट इज द एंगल सी इज व्हाट 45 डिग्री, दिस एंगल सी इज व्हाट 45 डिग्री है। और इसी 45 डिग्री इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे यहाँ पे, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको और भी एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलेंगे, और पोजीशन हमारा वही होगा, चाहे हम एक ही जगह होंगे, लेकिन हमारे से जो पैरेलल लाइन होगी हमारे हॉरिजॉन्टल होगी, उसके ऊपर देखा तो क्या मिलेगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके नीचे देखा, इस लाइन के अगर मैं नीचे देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी मैं जैसे स्क्रीन में देख रहा हूँ तो मेरी नजर नीचे जा रही है, तो मेरे लाइन से क्या हो गया, स्क्रीन क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ठीक है, दिस यू कैन सी द एजम्पशन। अभी एज अ ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में क्या होता है ना, सोल्यूशन को एक पहले रिटर्न करना पड़ता है। तो हाइट हो गया, तो व्हाट इज आस्किंग, आस्किंग द हाइट ऑफ द चर्च, मुझे इस चर्च की हाइट बतानी है। ठीक है, इस चर्च की हाइट बतानी है। लेट मी अज्यूम दिस हाइट एज अ एच। तो यू कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इसी फॉर्मेशन ऑफ जो सेगमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लेट ए बी, थोड़ी सी राइटिंग में स्टूडेंट प्रॉब्लम आएगा क्योंकि क्या हो गया है कि थोड़ा सा सिस्टम और सेटअप नहीं प्रॉपर हो पाया है। लेट ए बी द हाइट ऑफ चर्च। ठीक है, ये ए बी क्या हो गया, हाइट ऑफ चर्च हो गया, और क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड बी सी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये पर्सन और बी के बीच का डिस्टेंस देखोगे, पर्सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड दिस चर्च इज व्हाट 80 मीटर। एंड सी इज व्हाट पोजीशन, तो यहाँ पे हो जाए सी इज द 1 minute, C is the position, angle ACB is the angle of elevation. ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यू कैन सी अ राइट एंगल ट्रायंगल, that is the ABC. Here angle B is what 90 degree and angle C is what 45 degree. ठीक है, and what is asked, यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इतना तो क्लियर, फिर अब जाते 6.1 में आ जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट दैट इज ए एंगल ऑफ जो एलिवेशन है 45, इसको आप थीटा एज्यूम करो, दिस इज योर थीटा वैल्यू। यही आपका tan थीटा इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। पर मुझे जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, अगर मैं tan थीटा ही ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अक्सर क्या होता है कि जो मुझे वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। इफ आई चूज इन दिस ट्रायंगल ABC ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मुझे BC दिया हुआ है, एडजेसेंट दिया हुआ है, अपोजिट फाइंड आउट करना है, और थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan थीटा का यूज तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी यूज ओवर हियर, tan थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC. What we write? AB divided by BC. So this we can write under tan 45 equal to theta is given 45 equal to AB is not given, that is we have taken as a H, which is divided by 80. Now tan 45, as we know that tan of 45 equal to 1, which is a sin theta upon cos theta, which is a sin theta upon cos theta. So therefore 1 equal to H divided by 80. So H इक्वल टू कितना हो जाएगा 80
मीटर, किस में दिया हुआ है 80 मीटर, मतलब जो ये पोजीशन है बी और सी का, जो डिस्टेंस है पर्सन एंड द चर्च, सेम वही डिस्टेंस उसकी हाइट भी है, चर्च की हाइट। तो एक अगर आप देखोगे स्टूडेंट, देयरफॉर लेंथ सॉरी हाइट ऑफ द चर्च, हाइट ऑफ द चर्च इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द चर्च इज व्हाट 80 मीटर, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ए बी बी सी सेम एज व्हाट, इसको बोला जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और भी क्या बोला जाता है इसको, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल भी हो गए और एक 90 डिग्री भी हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट शेप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको बताओ, अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, लाइट हाउस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है, टॉप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से सॉरी ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन सी शिप आ रही है, जा रही है, कौन सी कितने डिस्टेंस पे है, वो यहाँ से उसको ऑब्जर्व करना है। ये आपका √3 हो गया, नॉट अ 3, इट्स अ √3 इक्वल टू 1.73 इरेशनल नंबर। An observer looking the its shape make an angle of depression is 60 डिग्री। अब ये चीज को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस शिप को देख पा रहा है, यहाँ पे देख रहा है एक शिप यहाँ पे आ रही है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये जो पार्ट हो गया इसका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, जहां से आप देखते हो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, एंड यू कैन सी ओवर हियर दिस ऑब्जर्वर एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस। इस लाइट हाउस की क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, दिस इज द हाइट ऑफ दिस लाइट हाउस। एंड इफ यू ऑब्जर्व स्टूडेंट, आप देखोगे यहाँ से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा इस शिप से लेके 1 मिनट। Okay, this part is what A, B and here it is C. Now what is given that the angle of depression, मतलब ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने अभी यहाँ पे डॉटेड किया, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, लुकिंग टू द सी, लुकिंग टू द शिप which is coming towards the lighthouse. तो this angle of depression is 60 डिग्री। If you observe the student कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ये BC है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तो जो ये 60 है, आप ये देख पा रहे हैं दिस एंगल एंड हियर दिस इज दिस एंगल। तो अगर ये पैरेलल लाइन को AC विल वर्क एज व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन के जैसा काम करता है। तो यू विल ऑब्जर्व दिस विल बी ऑल्सो 60, दैट यू कैन से ओवर हियर अल्टरनेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी कितने का हो जाए, 60 डिग्री का। तो यही होता है एक डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से आपको यहाँ पे ये सी का वैल्यू पता चलता है, बट लाना सी को, ये यूज सी को ही करना है, ठीक है, जो भी उन्होंने पूछा हुआ है। एंड इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस की हाइट दिया हुआ है, इट इज व्हाट 90 मीटर। इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। मुझे ये डिस्टेंस BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हो वापस से यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, अपोजिट साइड दिया है, अब एडजेसेंट नहीं दिया हुआ है। थीटा अभी भी है, अपोजिट है और एडजेसेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, थीटा भी था, एडजेसेंट था, अपोजिट नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही यूज करना, दैट इज अ tan थीटा। उसी में भी अपोजिट भी आता है, उसमें भी एडजेसेंट ही आता है, ठीक है। थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं पूरा सोल्यूशन न लिख के गिवन डेटा आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेट ए बी रिप्रेजेंट, सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड एंगल ए, एंगल दिस पार्ट यू कैन अज्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो D, यू कैन सी ओवर हियर एंगल CAD and angle ACB equal to 60 डिग्री because of the alternate angle. this we have to give the reason, आपको ये देना है। अब डायरेक्टली फिर मैं इस ट्रायंगल ABC में आता हूँ, ठीक है। तो आपको रिटन पार्ट पहले से लिख लेना है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री and angle C is equals to what, 60 degree. So what we need to find out, we have to find out the distance between lighthouse and the ship. So we have to use the tan theta. Tan theta equals to opposite upon adjacent, that is AB divided by BC. Here is what, tan 60,
एंड ए बी इज गिवन दैट ए बी इज वॉट 90 विच इज द बी सी। अभी बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं tan 60 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। देखो आपको इजी वे बता रहा हूँ, sin 60 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos 60 कर दो, आपको इजी करने ये 1/2 होता है, ठीक है। 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना हो जाएगा tan 60 का, √3 विच इज इक्वल टू वॉट 90 डिवाइडेड बाई बी सी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ है, तो राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो बी सी इक्वल टू वॉट 90 डिवाइडेड बाय √3। अभी √3 का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं और √3 को न्यूमरेटर पार्ट में ले लेते हैं। तो दिस विल बी सो दिस विल बी वॉट बी सी इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय √3 and 30 multiplied by you can write 1.73 and the final answer will get 3 3s are 9, 1 0 already, 3 3 3 7s are 21 carry forward 2, 3 1 ja 3 plus 2 is 5. So how many digit? 2 digits. 51.90 meter. It is given that meter. Wait. It is given that what? Meter. Yes. 90 meter. So you have to write down over here meter. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Meters. So this will become what? Meter. 51.90 meter is the length of distance between ship and the lighthouse. Hopefully you are getting from over here किस तरीके से आपको समझना है और रोकना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड प्रॉब्लम टफ नहीं होते हैं, सिर्फ उनको एक बार आपके माइंड में सेटअप प्रॉपर आना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है। डेटा आपको वहीं से सब कुछ मिलता है और प्रीवियस नॉलेज आपका इसमें काम आता है। अगर प्रीवियस बेसिक नहीं क्लियर होता है फिर मतलब आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, आप उसको यूज़ करने चल दिए, तो आपको पता ही नहीं है तो आप यूज़ कैसे करोगे? दैट इज़ द मेन रीज़न। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, students, a little bit something again, same thing, again the formation of right angle triangle. Here it is given that two buildings are facing each other on a road width of 12 मीटर। आप देख रहे हो, अगर मैं इसको बिल्डिंग का नाम देता हूँ, B1 नाम दिया और इसको B2 नाम दिया, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2, तो मैं अज्यूम करता हूँ इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये 12 मीटर है। लेट अस अज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन इज व्हाट 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ये फर्स्ट बिल्डिंग आप अज्यूम करो, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग, तो यहाँ से इस टॉप से, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से विच इज द 10 मीटर हाइट, मतलब ये जो बिल्डिंग है ना इसकी 10 मीटर हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 60। यहाँ से एक पर्सन जो है या कोई देख रहा होगा, नहीं देख रहा, दिस एंगल 60 डिग्री का बनेगा। अगर ये बिल्डिंग से वो बंदा कोई तो देख रहा होगा सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी फाउंड इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सेकेंड बिल्डिंग? ये छोटी बिल्डिंग का तो ऑलरेडी बोल रहा है 10 मीटर है, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी अज्यूम नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिस इज द लेंथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी पुट ओवर हियर, दैट इज द 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। एक्चुअली मुझे यहाँ से लेना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है। 10 मीटर, मैं इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक मैं 12 मीटर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें एज्यूम्शन करने में प्रॉब्लम नहीं। ये 12 मीटर है, ओके। Now if you observe students over here, this is also something looks like a height of the bigger building, height of this building, that is this part. तो let us assume this part as a ABCD, तो मैं इसको A नाम दिया, B नाम दिया, C नाम दिया और यहाँ पे देखो अब आपको मैं इसको D नाम देता हूँ, ठीक है। ये आपका D पार्ट हो गया। इस डी वाले पार्ट में अभी पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग का जो हाइट है ना वो 10 मीटर है और इसका जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच का 12 मीटर है। बिल्डिंग 1 यहाँ पे है, बिल्डिंग 2 यहाँ पे है। इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। आई थिंक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप ये हॉरिजेंटल लाइन को देखोगे जहाँ से एंगल ऑफ 60 बना रहा है, ठीक है, यही लाइन मैं ऊपर अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, मतलब ये जो 12 मीटर है तो विड्थ तो हर जगह वही होगा, बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर दो बिल्डिंग के बीच का जो विड्थ है, विड्थ तो हर जगह वही होगा। दैट मीन्स दिस विल बी ऑल्सो अगेन 12 मीटर, ये भी 12 मीटर ही होगा बिकॉज दीज टू आर पैरेलल। और यहाँ पे फॉर्मेशन देखो, समथिंग लुक्स लाइक अ व्हाट रेक्टेंगल, है ना।
तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ सेकंड में 60 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पे जो हो गया ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इसको मैं ABCDE नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट्स मैं डेटा पार्ट नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन आपको मैं अच्छे से देने वाला हूँ कि किस तरीके से बिल्डिंग को आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और किस तरीके से उसको अच्छे से एक फ्रेमिंग करना है। मैं मतलब मेरा मेन मकसद आपको फ्रेमिंग करना सिखाना है। सोल्यूशन तो आप कर ही पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन तो हर जगह आपको मिल जाएगा। मेन फ्रेमिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, उसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नाउ दिस इज द 10 मीटर। स्टूडेंट इफ दिस वन इज द 10 मीटर, तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ। यहाँ पे दिस विल ऑल्सो 10 मीटर, ये भी आपका 10 मीटर ही होगा। दिस टू अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, 12 मीटर हो गया। मतलब इतना हाइट तो पता चल गया, कहाँ से C और E के बीच का हाइट कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। मुझे फाइंड आउट हाइट किसके बीच का करना है, D और E के बीच का करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आवर X। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी, पूरे बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, दैट इज अ बिगर बिल्डिंग CD की हाइट क्या होगी 10 प्लस x, मतलब x फाइंड आउट करूंगा और उसमें x में और 10 को ऐड किया तो मुझे पूरा DC पता चल जाएगा। तो DC या CD को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, DE प्लस EC, ये दो पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक ए पार्ट इंक्लूड हो गया। इन जनरल अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, फिर से देखो मुझे एक एंगल थीटा पता है, दिस इज द थीटा का एडजेसेंट साइड पता है बट अपोजिट साइड नहीं पता है। तो दिस लुक्स लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए वापस। तो कोई भी ट्रायंगल हो गया एंड दिस इज अ 90 डिग्री, बेसिक ऑब्वियसली इट विल बी 90 डिग्री, नो डाउट। सो स्टूडेंट्स लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन ट्रायंगल। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल AED एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इक्वल्स टू, हियर वी हैव टू अज्यूम थीटा एज अ 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा किसको अज्यूम किया है, tan थीटा को लिया है। आप tan A भी लिख सकते हो, उसमें रॉन्ग नहीं होगा, tan A भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है हमारा DE, एडजेसेंट कौन है हमारा A। ओके क्लास, so this become what, tan 60, tan 60D is given that x and x divided by 12, tan 60 we know that it is root 3, so x divided by 12, so x will become what, 12 root of 3. So can you tell me the what is the exact height of this building, height of this building, that is CD will become what, x plus 10, so CD will become what, 12 root of 3 plus 10, and this is the height of the second building. So this is the major calculation and solution whatever I have explained over here. मैंने सिर्फ आपको अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे फ्रेमिंग करना है। लेट AB indicate the height of the first building, CD indicate the height of the second building, and BC indicate the distance between two buildings, therefore BC equals to 12 meter. This is the given part you have to write down in a word problem before starting calculation of this type. Is that clear? Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट द फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन करके बता रहा हूँ, आगे का कैलकुलेशन ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे करके बताओगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अबव द ग्राउंड, एक काइट फ्लाइंग कर रहा है अबव द ग्राउंड 60, मतलब ये काइट यहाँ पे इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, यहाँ से ग्राउंड से जो हाइट है यहाँ पे वो है 60 मीटर का। दिस इज द हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है। And the string attached to be the kite tied at the ground, it makes angle of 60 degree with the ground, assuming the string is straight। मतलब जो आप स्ट्रिंग आप देख पा रहे हो ना जो ग्राउंड से अटैच्ड है, ये आपको एज्यूम करना है। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग काइट को फ्लाइंग करते हैं ना तो इसकी स्टिक क्या होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसा कर्व शेप में होती है, लाइक समथिंग लाइक लुक्स पैराबोलिक पाथ में होती है। तो यहाँ पे एज्यूम करना है स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट नहीं लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली फिर करना क्या है इसके लिए, तो आपको इसको एज्यूम करना है कि स्ट्रेट है, तो मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये आपका स्ट्रेट हो गया। तो अगर अब मैं इसके बेस को अगर कनेक्ट करूँगा तो बेस आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, एन एंगल ऑफ यहाँ पे आपको एक सॉरी यहाँ पे आपको एक बेस मिलेगा, जो बेस मिल रहा है यहाँ पे वो है ये पार्ट देख लीजिए, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है, ठीक है, बट ट्रायंगल आपको दिख रहा है।
दिस मेक विद द ग्राउंड एंगल, मतलब ये एंगल आपका अभी ये 60 डिग्री होगा। अज्यूमिंग दैट से √3 का वैल्यू 1.73 लेके आपको सॉल्व करना है एंड द 60 मीटर हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे ये लेंथ, मतलब मैंने इसको अगर x y z, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया x एंड z, मुझे x z की वैल्यू निकालनी है, दैट इज x z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे x z की वैल्यू निकालनी है। फिर से आप देख पा रहे हो ये आपका एंगल थीटा हो गया, थीटा अपोजिट इज व्हाट 60 मीटर, उसका एडजेसेंट क्या हो गया y z हो गया। फिर से क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई जेड। सॉरी यहाँ पे इट इज आस्क्ड दैट द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा सो क्लास यहाँ पे मुझे लेंथ फाइंड आउट है, मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अभी tan नहीं यूज करें, क्योंकि tan में अपोजिट और एडजेसेंट आता है। जब अपोजिट एडजेसेंट की बात होती है उसमें से कोई भी एक फाइंड आउट करना हुआ है तभी tan का यूज करेंगे। अभी हाइपोटेन्यूज दो केस में आता है, एक साइन में आता है, एक कॉस में आता है। तो दिया इसमें कौन सा है, कॉस के लिए मुझे एडजेसेंट पता होना चाहिए और साइन के लिए मुझे अपोजिट पता होना चाहिए। बट मेरे पास यहाँ पे क्या है 60 मीटर, क्या इस थीटा का अपोजिट पार्ट है, तो क्या हो गया इसकी अपोजिट पता है, तो मतलब मैं यहाँ पे साइन थीटा डायरेक्टली यूज करूंगा। तो इफ आई यूज ओवर योर साइन थीटा विल बी व्हाट एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स जेड। तो दिस विल बिकम व्हाट साइन 60 इक्वल टू एक्स वाई, ऑलरेडी गिवन दैट 60 डिवाइडेड बाय एक्स एंड जेड। तो एक्स जेड कितना हो जाएगा, सॉरी साइन 60 इज व्हाट √3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय एक्स जेड। सो एक्स जेड इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। अगेन वी विल रैशनलाइज, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो दिस बिकम 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6। तो दिस बिकम xz विल बिकम व्हाट 40√3। अब √3 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73, जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आ गया है, सबको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।